हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका आज के इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को जो कि न्यूज़ में रही है, इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें फैक्चुअल जो आपको याद रखनी चाहिए एंड साथ ही में कि क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। ना वेरी इंपॉर्टेंटली बिफोर प्रोसीडिंग, अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए प्रीलिम्स तक आपकी बैटल ख़त्म नहीं होती है। इनफैक्ट उसके बाद जो मेन फेज ऑफ वॉर है वो शुरू होता है, विच इज़ योर मेंस, जिसके मार्क्स काउंट करेंगे टू गेट यू द रैंक। एंड यहाँ पे ज़रूरी होता है आपका ऑप्शनल। और फिर हम पूछते हैं कि ऑप्शनल की यूपीएससी में क्या कुंजी हो सकती है, एंड सबसे बड़ी की है यहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड दैट इज़ वाई हम इस बार पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के लिए एक प्रीवियस 10 years क्वेश्चंस बेस्ड क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जहाँ पे इनके थ्रू हम आपकी क्विक सिलेबस रिवीजन करवाएंगे। साथ ही में आपको यहाँ से ये भी पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं एंड आपने इनको कैसे अटेम्प्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंटली ये सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम क्वेश्चंस को कि आज कंटेम्प्रेरी चीज़ों से आप किस तरह से इन्हें व्यू करेंगे, बिकॉज अगेन पॉलिटिकल साइंस में चीज़ें साइक्लिकल हैं, रिपीट होती जा रही हैं। तो जो से 2014-15 में आया यूक्रेन पे क्वेश्चन आज भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको अपडेट करके विथ प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस बहुत एक्सटेंसिवली कवर कराएंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंटली टेस्ट सीरीज, इनको भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगेन हम लेके आए हैं PYQs बेस्ड टेस्ट सीरीज, जहाँ पे PYQs बेस्ड वीकली टेस्ट होंगे, साथ ही में फुल लेंथ टेस्ट बोथ PYQs बेस्ड एज वेल एज न्यू क्वेश्चंस बेस्ड, करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बेस्ड भी 2 FLTs होंगे, जहाँ पे आपको मिलेंगे मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू गाइडेंस एज वेल एज डिटेल्ड इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। अभी के लिए इन दोनों ही कोर्सेज के ऊपर मैसिव डिस्काउंट चल रहा है, 10% का डिस्काउंट चल रहा है, राइट, जहाँ पे आपको क्रैश कोर्स विद टेस्ट एंड इवैल्यूएशन मिल जाएगा फॉर 10,800 एंड विदाउट इवैल्यूएशन फॉर 8,100। वहीं पे टेस्ट सीरीज जो है ये 6,000 रुपीज़ में अवेलेबल हैं। इसके अलावा देर इज़ ऑल्सो अ डेली आंसर राइटिंग सीरीज, जिसके अंदर 72 आंसर राइटिंग के क्वेश्चन होंगे एंड साथ ही में हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे जिनको आप अवेल कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली बढ़ते हैं आज के इशू की तरफ। नाउ यूरोपियन यूनियन एक बहुत ही क्रिटिकल ग्रुपिंग जो है मानी जाती है। इट इज़ स्टेटेड एज बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अ सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन कमिंग टुगेदर। एंड वर्ल्ड वॉर 2 से ही यूरोपियन कंट्रीज़ ने कंटिन्यूसली कोशिश की है टू डीपन देयर इंटीग्रेशन, ताकि पीस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इस पूरे कॉन्टिनेंट की इंश्योर की जा सके, राइट। However, recent times में यूरोपियन यूनियन हैज़ फेस्ड अ नंबर ऑफ क्राइसिस, जिसने कंटिन्यूसली इसकी जो कोहेजन है, सॉलिडारिटी है, इसे टेस्ट किया है। तो चाहे ये 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इसके बाद जिस तरह के क्राइसिस डिफरेंट कंट्रीज़ में आए हैं, हम उसकी बात करें। रेफ्यूजीज़ का क्राइसिस अगर हम देख लें, राइट, रेफ्यूजीज़ का क्राइसिस पहले सब सहारन अ नंबर ऑफ अफ्रीकन कंट्री से एंड देन मिडिल ईस्ट से। ब्रेग्जिट की अगर हम बात करें, या फिर उसके बाद कोविड-19 पैंडमिक, या फिर मोस्ट रिसेंटली द यूक्रेन क्राइसिस परपेचुएटेड बाय द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड उसके चलते आ रही एनर्जी को लेके टेंशंस, रेफ्यूजीज़ का क्राइसिस एंड द थ्रेट ऑफ अ ब्रॉडर वॉर। ना अब हम बात करते हैं, अगर यूरोपियन पार्लियामेंट जिसका 2024 के इलेक्शन 6 to 9 जून जो है ये हुए, एंड द काइंड ऑफ रिजल्ट्स जो कि निकल के आ रहे हैं, विच आर अगेन पॉइंटिंग आउट टू अ रिसर्जेंस एज फार एज द पॉपुलैरिटी ऑफ द फार राइट लीडर्स एंड पार्टीज आर कंसर्न्ड इन यूरोप, जिसके रैमिफिकेशंस ना ही सिर्फ इस कॉन्टिनेंट बट अक्रॉस द वर्ल्ड भी देखे जा पाएंगे। ना अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, तो ये जो इंटीग्रेशन है 1950s में पेरिस ट्रीटी एक्सेट्रा के थ्रू जो है इसकी शुरुआत हुई। हाउएवर जो मॉडर्न डे यूरोपियन यूनियन है, इसकी फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट वाज ओनली इन 1992 थ्रू द कमिंग इन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द मैस्ट्रिच ट्रीटी।
यूरोपियन यूनियन का जो करंट स्ट्रक्चर है, द काइंड ऑफ रिफॉर्म्स विच आर परपेचुएटेड, इसकी जो एक्सपेंशन थी, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द पोजीशन ऑफ अ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल, इसे क्रिएट किया गया बाय द 2007 ट्रीटी विच इज द लिस्बन ट्रीटी। नाउ ऑफिशियली अगर हम बात करें, 7 मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं विद इन दिस यूरोपियन यूनियन जिनको बनाया गया है एंड मेंटेन किया गया है बाय दिस 27 मेंबर ब्लॉक कंट्री। नाउ इफ वी लुक एट द इंस्टीट्यूशंस, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं हमारे नेशन में किस तरह से चीज़ें चलती हैं, राइट। तो हम बात करते हैं दैट व्हेन वी लुक एट द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। तो यहाँ पे भी अगर हम एग्जीक्यूटिव को देखें तो यहाँ पे आती है जो यूरोपियन काउंसिल है, राइट, जहाँ पे ईयू के जो 27 नेशनल लीडर्स हैं वो इसका हिस्सा होते हैं। देन देर इज द यूरोपियन कमीशन, राइट, जिसके अंदर 27 कमिश्नर्स होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द यूरोपियन काउंसिल एंड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव के अंदर वी हैव द यूरोपियन पार्लियामेंट, जो कि एक डी फैक्टो लोअर हाउस है, द मोर पावरफुल हाउस। 705 इसमें मेंबर होते थे, हाउएवर 2024 ऑनवर्ड्स यहाँ पे अब 720 मेंबर्स जो हैं ये होंगे। एंड देन वी ऑल्सो हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। जुडिशियल साइड पे वी हैव द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। ना वेरी इंपॉर्टेंटली ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम यूरोपियन काउंसिल को देखते हैं, राइट, ये एक तरह से ईयू के टॉप पॉलिटिकल लीडर्स की एक ग्रुपिंग है और इनके जो समिट्स होते हैं ये यूनियन को ब्रॉडर डायरेक्शन देते हैं, जो हाई लेवल क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे टैकल किए जाते हैं। हाउएवर जो यूरोपियन कमीशन है, दिस इज द प्राइमरी एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब एज फार एज डे टू डे अथॉरिटी इज कंसर्न्ड, राइट, जो डे टू डे रनिंग एंड अथॉरिटी इज कंसर्न, ये यूरोपियन कमीशन होती है। तो ये प्रपोज करते हैं लॉज को, मैनेज करते हैं बजट, इंप्लीमेंट करते हैं डिसीजंस को, रेगुलेशंस को एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। जो यहाँ के मेंबर्स होते हैं ऑफ दिस कमीशन, इसे यूरोपियन काउंसिल अपॉइंट करती है एंड जो यूरोपियन पार्लियामेंट है ये इन्हें अप्रूव करती है। यूरोपियन पार्लियामेंट अब जो है आती है एज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी एंड वेरी इंपॉर्टेंटली रिमेंबर दिस इज द ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड ईयू बॉडी, और इसके बारे में हम और भी ज़्यादा बात करेंगे, राइट। ना एक चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे अब इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट है जो कि लेजिस्लेचर का काम करती है, तो क्या यूरोपियन पार्लियामेंट भी ऐसी है? देखिए, हाँ जी, लोकसभा की तरह ये भी डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। हाउएवर अनलाइक से ट्रेडिशनल लेजिस्लेचर्स एंड पार्लियामेंट्स, ये प्रपोज नहीं कर सकती लेजिस्लेशन, मतलब कोई लेजिस्लेशन आगे नहीं रख सकती, बढ़ा सकती। हाउएवर कोई भी लॉज जो हैं जो कि से कमीशन द्वारा आगे रखे जा रहे हैं, ये पास नहीं हो सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। साथ ही में ये नेगोशिएट एंड अप्रूव करती है ईयू का बजट भी एंड ओवरसी करती है कमीशन को, जो यूरोपियन कमीशन है उसे। ना जो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बुलाया जाता है, ये अब एक सेकेंड लेजिस्लेटिव ब्रांच है और इसकी भी अप्रूवल चाहिए होती है लेजिस्लेशन को पास करने के लिए। यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट मिनिस्टर्स जो हैं सारे ईयू मेंबर्स के, वो आते हैं, इनको ऑर्गेनाइज किया गया होता है पॉलिसी एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे कि जितने भी सारे फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए ईयू मेंबर्स के, वो सारे ए ग्रुप में होंगे, जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स है ए ग्रुप में, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ए ग्रुप में एंड सो ऑन सो फोर्थ। देन वी हैव द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है जो कि इंटरप्रेट करती है ईयू के लॉज को एंड सेटल करती है डिस्प्यूट को। तो ये पूरे ईयू का सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि क्लैरिफाई करता है ईयू लॉ को नेशनल कोर्ट्स के लिए एंड रूल्स जिसके ऊपर से मेंबर्स ने शायद वायलेशन किए हो, ठीक है। तो ये देन इसके अलावा आता है वेरी इंपॉर्टेंटली व्हाट वी हैव द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, जिसका काम है ऑडिट करना बजट को, ठीक है। चेक करने के लिए कि जो फंड्स है वो प्रॉपर्ली स्पेंड हुए हैं, कोई फ्रॉड अगर हुआ है तो वो रिपोर्ट करेगा पार्लियामेंट को, कमीशन और नेशनल गवर्नमेंट्स को। तो एक तरह से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से, कैग से, राइट, कि ये भी जो है पोस्ट फैक्टो जो है पूरा एक ऑडिट करते हैं। देन वी ऑब्वियसली इन द फाइनेंशियल स्पेस हैव द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, राइट, जो कि पूरे ईयू का एक आरबीआई हो गया, जो कि मैनेज करता है यूरो को फॉर द 19 कंट्रीज जो कि यूरो यूज करती हैं एंड इंप्लीमेंट करता है पूरे यूरोपियन यूनियन की मॉनेटरी पॉलिसी को भी। साथ ही में रेगुलेट करता है ईयू के बैंकिंग सिस्टम को। तो जब 2009 में यूरोपियन डेट क्राइसिस इरप्ट हुआ, राइट, उस दौरान के जो प्रेसिडेंट थे
उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियली कमिट कर दिया था कि ये बैंक जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनेगा। तो जो भी कंट्रीज मेजर क्राइसिस विटनेस कर रही हैं यूरोजोन के अंदर, ये उनको हेल्प देगा, ठीक है। और उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एंड लड़ाई झगड़े हो गए थे यूरोप के अंदर, पर्टिकुलरली फाइनेंस एंड फिस्कल क्राइसिस को लेके। अब हमने देख लिया कि ये सारी इंस्टीट्यूशंस यूरोपियन यूनियन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। हाउएवर ये एक दूसरे के साथ काम कैसे करती हैं? ना इम्पॉर्टेंटली ये पूरी ईयू की इंस्टीट्यूशंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, राइट, एंड एक दूसरे के साथ मिल के काम करती हैं, पावर्स शेयर करती हैं, म्यूचुअल ओवरसाइट जो है उसे भी रखती हैं। नाउ व्हेन वी टॉक एट द बेस, एक तरह से एक लेजिटिमेसी है ना, अगर हम बात करते हैं आज मॉडर्न डे में लेजिटिमेसी की, वन ऑफ द वेज है ना, आज अगर हम अपनी गवर्नमेंट की भी बात करें, जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इट इंजॉयज लेजिटिमेसी। वाई? बिकॉज दे इंजॉय द पॉपुलर सपोर्ट, द पीपल वाया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैव वोटेड देम इनटू पावर। तो इसी तरह से ईयू में भी देयर इज सम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी जो कि इलेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे? पहली चीज तो जैसे कि हमें पता है कि जो यूरोपियन काउंसिल है, राइट, जो कि ब्लॉक का जो ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शन है उसे सेट करती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ हुम? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेशनल लीडर्स, राइट। जो सारे जो 27 मेंबर कंट्रीज है उनके नेशनल लीडर्स इसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एंड दे देमसेल्व्स हैव बीन इलेक्टेड वाया इलेक्शंस इन देयर कंट्रीज। सेकेंडली, जो आपका यूरोपियन पार्लियामेंट आ गया, राइट, जिसके जो मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट है, MEPs जिन्हें हम बोलते हैं, राइट, तो इंडिया में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गए MP, तो मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट है MEPs, राइट। इन्हें डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द सिटीजंस ऑफ ईच ऑफ द EU मेंबर स्टेट। एंड ये काउंसिल एंड कमीशन जो है, ठीक है, ये अब आए एंड ये पार्लियामेंट आया, ये दोनों इकट्ठे डिटर्मिन करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द यूरोपियन कमीशन, ठीक है। एंड काउंसिल क्या करती है? काउंसिल नॉमिनेट करती है मेंबर्स को, राइट, तो ये मेंबर्स को नॉमिनेट करके भेजेगी, एंड पार्लियामेंट का क्या काम है? ये उनको अप्रूवल देगी। एंड ये जो कमीशन है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, ये कमीशन के पास इकलौती अथॉरिटी है टू प्रपोज EU लॉज एंड स्पेंडिंग। बट जितने भी ये लॉज एंड स्पेंडिंग एंड बजट ये बनाएंगे, it requires the approval of whom? Both the European Parliament as well as the Council of European Union। तो एक बहुत ही मेजर वेब है जिनके अंदर ये सब इंटैंगल होते हैं। Now we come to the idea of the European Parliament। अब जैसे कि हमने बात की कि इवन दो इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड, बट ये ट्रेडिशनल पार्लियामेंट से हटके है। क्यों हटके? क्योंकि ये प्रपोज नहीं कर सकती है लेजिस्लेशन को। However, in ensuring the democratic legitimacy of European Union, ये एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, इसकी अप्रूवल के बिना कोई लेजिस्लेशन जो है ये पास नहीं हो सकती। नाउ मच लाइक द इलेक्शंस इन इंडिया, एवरी 5 years ये यूरोपियन यूनियन की इलेक्शंस जो है कंडक्ट कराए जाते हैं, एंड इनके मेंबर्स जो हैं ये चूज किए जाते हैं वाया यूनिवर्सल सफरेज, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सिटीजन्स की इंटरेस्ट को वाइल डिसाइडिंग फॉर यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो पार्लियामेंट नेगोशिएट करेगी सारे लॉज को, बजट को विद कमीशन एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड ये जो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है कि एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है, इसे को डिसीजन जो है बुलाया जाता है। Now, very importantly, if the world in the future moves towards some form of supranational organizations, ये co-decision का जो arrangement है can be a way forward, ठीक है। Now, इसके अलावा very importantly, जितने भी EU के citizens हैं, इनके पास right to vote होता है, they can also stand for elections। अब 3 मेन फंक्शन है पार्लियामेंट के। पहली चीज अडॉप्ट करना, ठीक है, अडॉप्ट करना एंड अमेंड करना लेजिस्लेशन को along with Council of EU। सुपरवाइज करना फंक्शनिंग ऑफ ऑल EU के इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज एंड ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली द कमीशन, एंड साथ ही में एक्सरसाइजिंग इट्स बजटरी पावर्स एंड डिसाइडिंग और एटलीस्ट अप्रूविंग हाउ द स्पेंडिंग हैज टू बी डन, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स हैं विच आर इंजॉयड बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट। Now, very importantly, we have seen that within European Union, obviously there's the Parliament, there's the Council, there's the Commission, who are making various laws. But at the same time, we also have national governments, जिनके पास भी legislative powers है।
तो ये डिसीजन कैसे लिया जाता है कि कौन कौन से एरिया में लेजिस्लेट करेगा, ये एक मेजर इशू है। तो हमें पता है इंडिया में से फॉर एग्जाम्पल वी हैव द 7th शेड्यूल, है ना, जैसे इंडिया जो है अब एक फेडरल कंट्री है, यहाँ पे 7th शेड्यूल बताता है कि सेंटर के पास कौन सी कॉम्पिटेंस है लेजिस्लेटिव डोमेन में, स्टेट के पास कहाँ है, एंड देन वी हैव द कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ पे दोनों के पास होती हैं। उसी तरह से वेरियस कॉम्पिटेंसीज, राइट, तो किसके पास कौन से एरिया के ऊपर अथॉरिटी है ये भी डिसाइड किया गया है EU लॉ में। And this is divided into 3 sort of competencies: exclusive, shared and supporting. Now as far as the exclusive competencies are concerned, these are the areas in which only the EU, मतलब यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यूरोपियन यूनियन जो है पास कर सकती है लॉज, राइट। तो बहुत सारी जो कोर एक्टिविटीज़ हो गई EU की, राइट, उनके साथ ये डील करते हैं, ये एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंसी होती है। तो से फॉर एग्जांपल कस्टम्स यूनियन हो गया, ट्रेड अग्रीमेंट्स हो गया यूरोजोन कंट्रीज़ के लिए, या इनकी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, ये क्या है, ये एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंसी है EU की। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड द शेयर्ड कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, ये क्या है, दीज आर दोज इन विच नेशनल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट बट ओनली इफ EU doesn't already have related laws। तो कुछ आप इसका कंपैरिजन जो है ना थोड़ा सा जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है अब उनके साथ आप इसको कंपेयर थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि देखिए अगर EU ने ऑलरेडी कंब्रेला लॉ नहीं बनाया हुआ तो फिर नेशनल गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेट कर सकती हैं। सो फॉर एग्जांपल सिंगल मार्केट के ऊपर जो प्रोवाइड करता है फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पीपल, राइट, या कैपिटल, या फिर एग्रीकल्चर हो गया, रीजनल डेवलपमेंट की स्पेंडिंग हो गई, पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा हो गया, तो यहाँ पे ये लॉज बना सकते हैं। And last but not the least, we have what is called the supporting competencies, right? These are the areas in which EU can only bolster activities. मतलब basically जो base law है, right? जो base law है या जो initial एक्टिविटी है वो नेशनल गवर्नमेंट्स ही करेंगे, मेंबर स्टेट्स ही करेंगे, बट इनको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए, बोल्स्टर करने के लिए EU कुछ काम कर सकता है, राइट। तो जैसे कि कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सोशल पॉलिसीज, ये सब हो गई जहाँ पे EU देन ओवर एंड अबव जाके इनको और इम्प्रूव कर सकता है। नाउ very importantly, we have now come to understand why EU and European Parliament are so important. Now we have to understand that these elections of 2024 that happened, right now, India के अंदर भी elections है, हमें वो समझ में आ जाता है ना, कि देखिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया, डिफरेंट फेजेस के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं, और इन्हें कंडक्ट कराने की, इनके अंदर फ्री और एक फेयरनेस इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसे सौंप दी गई है। नाउ एज फार एज द यूरोपियन पार्लियामेंट इज कंसर्न्ड, यहाँ पे एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जो वोटर्स है मेंबर कंट्रीज़ में, ये इलेक्ट करते हैं एक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है, एंड बहुत सारे नेशनल एंड यूरोपियन पार्टीज़ जो है रिप्रेजेंटेड है, क्योंकि अब देखिए हर देश को के अंदर फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड हो रही हैं, हर देश के अंदर अपनी डिफरेंट पार्टीज़ हैं, राइट। तो अब इतनी सारी पार्टीज़ हैं तो कैसे काम चलेगा। सो बेसिकली आफ्टर MEPs आर इलेक्टेड हु बिलोंग टू डिफरेंट नेशनल पार्टीज इन पर्टिकुलर मेंबर स्टेट्स, then many of them end up joining a continental political group. Continental political group क्या है, जो कि across EU बने हुए हैं, right? And currently 7 continental political group है, and very importantly इनकी ना बहुत सारी मतलब इनके आप वेरियस टिल्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो कई कॉन्टिनेंटल ग्रुप्स हैं, इनको आप मान लीजिए सुपरा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राइट, जिनकी भी डिफरेंट लीनिंग्स है, कुछ सेंटर राइट है, कुछ सेंटर लेफ्ट है, कुछ हार्ड राइट है, कुछ हार्ड लेफ्ट है। एंड इनमें से सबसे बड़ी पार्टी जो कि 2009 से जीतती आ रही है इज़ द सेंटर राइट पार्टी, यूरोपियन पीपल्स पार्टी। इसका जो एक सेंटर लेफ्ट इक्विवेलेंट है दैट इज द प्रोग्रेसिव अलायंस ऑफ सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स, जो कि अराउंड 1953 जो है तब से ये चला आ रहा है, ठीक है। देन देर आर ऑल्सो वेरियस स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स, जो नीश ग्रुप्स है, लिबरल्स के, ग्रीन्स के, जिनको हम बुलाते हैं सॉफ्ट यूरो स्केप्टिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। ना 2024 का जो यूरोपियन पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ,
इससे पहले ही जो पोल्स थे, जैसे इंडिया में होते हैं एग्जिट पोल्स, तो यहाँ पे भी हो रहे थे एग्जिट पोल्स, तो इन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि देखिए एक बहुत ही मेजर अपस्विंग आ रही है एज फार एज द पॉपुलैरिटी ऑफ फार राइट पार्टीज इज कंसर्न्ड. Now, especially with the coming in of the pandemic, the war in Ukraine, the kind of issues that are happening in Middle East, जो far right parties के लिए support है वो बढ़ता जा रहा है. However, as far as the center right EPP group is concerned, ये अभी भी is leading and major victories जो हैं इसके पास ही आएंगी. प्रॉब्लम क्या है कि कुछ जो ग्रुप्स हैं इंक्लूडिंग द हार्ड राइट आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी ग्रुप, राइट, ये एक मेजर विक्ट्री अचीव कर रहा है और उसमें से एक मेजर पार्ट जो है इस ग्रुप की, राइट, दिस इंक्लूड्स द फ्रेंच नेशनल रैली की लीडर, आपने शायद उनका नाम सुना होगा, मरीन ला पेन. बहुत हार्ड राइट जो है ये लीडर हैं. साथ ही में डच पार्टी की भी एक पार्टी फॉर फ्रीडम है, गियर्ट बिल्डर्स, ये भी बहुत ज़्यादा जो है फार राइट है. इनफैक्ट ये जो आईडी ग्रुप था इसके अंदर एक और पार्टी है विच इज़ अ जर्मन पार्टी कॉल्ड ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, ये भी बहुत फार राइट है. इनफैक्ट दे हैड गॉन अहेड एंड इवन सेड दैट नॉट ऑल नाजी ऑफिसर्स वो वॉर क्रिमिनल्स और शुड हैव बीन ट्रीटेड लाइक वॉर क्रिमिनल्स. तो इस तरह की जो है इनके आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ हैं. इस बार दे हैव मैनेज टू गेट अ डिसेंट इनफ वोट शेयर, जिसके कारण मैसिव इम्पैक्ट आ रहा है यूरोप में एंड इनफैक्ट इन अदर कंट्रीज एज वेल. ना सबसे पहले अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो दिस हैज़ लेड टू द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन कॉलिंग फॉर अ स्नैप पार्लियामेंट्री इलेक्शन, बिकॉज उनकी जो सेंट्रिस्ट रेनेसां पार्टी है दैट कुड हार्डली गेट एनी वोट्स, एंड इनकी जो फार राइट पार्टी है नेशनल रैली वाली, दिस वॉज द वन विच एंड अप लीडिंग एज फार एज द यूरोपियन यूनियन इलेक्शंस वर कंसर्न. वहीं पे अगर हम इटली की जो पॉपुलिस्ट फार राइट पार्टी है जिसकी अब लीड भी कर रही हैं जॉर्जिया मेलोनी, राइट, शी एंडेड अप इम्प्रूविंग द वोट शेयर ऑफ हर कंजर्वेटिव पार्टी सिंस 2019. सिमिलरली जर्मनी के अंदर जो सोशल डेमोक्रेट्स है जहाँ से उनके प्रेजेंट चांसलर भी आते हैं, चांसलर ओलाफ, राइट, दे एंडेड अप परफॉर्मिंग वेरी पुअरली एज अपोज टू द कंजर्वेटिव पार्टी, राइट, जिनको मैसिव शेयर मिला. एंड साथ ही में द काइंड ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट शेयर इनफैक्ट किसको आया है, ये फार राइट ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी को, राइट, जिसका मतलब क्या है दैट अगर इस तरह के लोग यूरोपियन यूनियन में आ रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू रिफॉर्म ऑफ EU, राइट, एक्सपेंशन ऑफ EU, राइट, हैविंग मोर लिबरल लॉज एज फार एज रेफ्यूजीज आर कंसर्न्ड, बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन जो है इन्हें विटनेस करनी पड़ेगी. एक और चीज़ जो कि यहाँ पे देखी गई कि जो लेफ्ट विंग एंड ग्रीन पार्टीज़ हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ में ये आज भी पॉपुलर हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी यूरोप में इनको सपोर्ट नहीं मिला है. जिसका क्या मतलब है दैट इस तरह के भी जो प्रोग्रेसिव इश्यूज़ हैं यूरोप में उनकी पॉपुलैरिटी, यूरोप जिसको देखा जा रहा था एज वन ऑफ दोज कंट्रीज, एज वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस, वन ऑफ दोज ग्रुपिंग्स जहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेके मेजर चेंजेस लाए जा रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि अब यूरोप में भी उसमें घटौती आ रही है. फर्दरमोर फार्मर्स की बहुत सारी प्रोटेस्ट जो कि देखी गई थी 2023 में अक्रॉस यूरोप ऑल्सो. नाउ दिस हैज़ लेड टू अ फॉल इन द पॉपुलैरिटी ऑफ ग्रीन पार्टीज, पर्टिकुलरली जिस तरह का बैकलैश आया है ऑन द यूरोपियन ग्रीन डील, जहाँ पे 2040 तक ये और ज़्यादा एक्सपैंड करने चाहते हैं इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को, और ज़्यादा रिग्रेस जो है सब्सिडीज़ को हटाना चाहते हैं ताकि क्लाइमेट चेंज जो है उसे अवॉइड किया जा सके. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब इन प्रोग्रेसिव एजेंडाज के ऊपर भी देयर इज लेसर सपोर्ट इन यूरोप. देन वेरी इंपॉर्टेंटली ये माना जा रहा है दैट यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस आर बेसिकली अ मिरर टू द काइंड ऑफ इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग एंड erosion of rule of law which can be seen in a number of European Union member countries including Hungary, right, जहाँ पे विक्टर ऑर्बान जो है उनकी जिस तरह से काम है, जो उनका फार राइट एजेंडा है उसको देखा जा रहा है, एज वेल एज कंट्रीज लाइक ग्रीस एंड स्लोवाकिया, which means that now the world also, which used to look up to the European Union, might have to face a number of issues as far as these critical areas are concerned.
ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ऐसी कुछ जो करंट हैपनिंग्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल कम अप विद वीडियोस ऑन द सेम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप 2025 की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल का जो बैच है इस हफ्ते से हो गया है शुरू, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं फटाफट, ताकि आपकी PSIR की बढ़िया तैयारी हो जाए। वेट मत कीजिए कि प्रीलिम्स के बाद हम ज्वाइन करेंगे, बिकॉज यू हैव टू गिव गुड इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर ऑप्शनल एज वेल। दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।